चलिए सो रिकॉर्डिंग पे लगा देती हूँ क्योंकि कल मैं भूल गई थी। हाँ जी, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन फिर दोबारा से। मैं ये लिख रही थी कि जितना आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना इजियर होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। इजियर इज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो उतना आसान होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है, चलिए सीधी सी बात है कि आयोनाइजेशन एनर्जी है, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी है राइट कम है, तो ये क्या हुआ, ओके हाँ, तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो उतना इजी होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अगर किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसको उतना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ पहले फैक्टर्स, फिर मैं अपनी स्लाइड पे वापस आऊंगी। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। सभी आगे हैं, प्रेजेंट है, मेरे को बता देना अगर कोई एडमिट हो रहा हो, क्योंकि मेरा जब ध्यान पढ़ाने में होता है तो मेरा बाकी चीजों में ध्यान नहीं होता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। ऐसे लिखा क्यों नहीं जा रहा, मैं टेढ़ा 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 सा है। हाँ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रही हूँ, नहीं तो क्योंकि लिखने में ही सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है? तो पहला फैक्टर है बेटा, दैट इज साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ एटम। एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी। मतलब उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं कि मुश्किल से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रखने जा रही हूँ। एक मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ लिथियम एटम का, जिसमें कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है जिसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसको तो नहीं हम निकाल सकते। ये दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है राइट, और एक मैं बना रही हूं सोडियम का। ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8। एडमिट हो गया बच्चा? हाँ ठीक है राइट। और इसके तीसरे शेल में, ओए होए मेरे से डायग्राम ही नहीं बन रहा, और इसके तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ओहो, फिर नहीं अच्छा बना। वर्चुअल बोर्ड पे ना हाथ नहीं बैठता, आप चाहे ड्रॉ करके देख लेना। ये मेरी वैसे अदरवाइज मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, पर वर्चुअल बोर्ड पे नहीं लिखा जाता कई बार। हाँ जी, ये है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है लिथियम से भी और सोडियम से भी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? लिथियम की। लिथियम की। किसकी? लिथियम की। लिथियम। क्यों? वाई? मुझे आंसर मैम उसका स्मॉलर इन साइज। मैम साइज छोटा है उसका एटम का। यस मैम। क्यों? क्योंकि बेटा साइज छोटा होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। साइज छोटा है, नेचुरली ये सेकंड शेल में प्रेजेंट है, सेकंड शेल जो है इट इज वेरी नियर टू द न्यूक्लियस, है ना। जबकि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालूं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है, ये थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर है, तो इसको निकालने मतलब सोडियम के इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू लिथियम। समझ में आया राइट? इसका साइज छोटा है, इट इज स्मॉलर इन साइज राइट एज कंपेयर टू सोडियम, एज कंपेयर टू सोडियम राइट, because electron is more near to the nucleus, so it has more
force of attraction between outermost electron and nucleus. So इसकी outermost electron और nucleus के बीच में force of attraction ज्यादा होगी as compared to this one, as compared to sodium. समझ में आया? अगर मैं चलो यही एग्जांपल हम ले लेते हैं क्लास का. फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हो, जब आप लोग हमारे कॉलेज में आओगे आप देखना हमारा केमिस्ट्री थिएटर जो है ऐसे सीढ़ियां बनी हुई हैं और उस पे बच्चे बैठते हैं, राइट? तो और कुछ हमारी क्लासेस ऐसी हैं जिनमें ऐसे ऐसे सीढ़ियां बनी हैं लेकिन साथ में ना खिड़की भी है, खिड़कियां भी हैं, राइट? तो कुछ बच्चे क्या करते थे कि जब टीचर का ध्यान नहीं होता था तो लास्ट बेंचेस पे बच्चे बैठे होते थे वो खिड़की से कूद जाते थे, खिड़की से बाहर, राइट? अब जो आगे बच्चे बैठे हैं फर्स्ट लाइन पे या सेकंड लाइन पे, वो बच्चे क्या क्लास में से भाग सकते हैं? बताओ जरा आप. नो मैम. नो मैम. क्यों? क्योंकि वो टीचर बिल्कुल उनके तरफ ध्यान दिए हुए हैं. अगर टीचर का ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ भी होगा तो भी नहीं वो भाग पाएंगे क्योंकि एकदम से टीचर को पता लग जाएगा. लेकिन जो लास्ट लाइनों में बच्चे बैठे हैं वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके लास्ट जो लाइन में बच्चे हैं और टीचर के बीच में इंटरेक्शन बहुत कम है, राइट? सो सिमिलर इज द केस विद दिस साइज ऑफ एटम्स. तो जितना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उसको निकालना उतना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके और न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा है. तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? सो दैट्स व्हाई इसका मतलब हो गया कि साइज ऑफ एटम एंड आयोनाइजेशन एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. Size of atom is inversely proportional to ionization energy. मतलब साइज छोटा आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, साइज बड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी कम. और जितनी आयोनाइजेशन, बेटा कई बच्चे ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल. नो, ionization energy come means it is easier to remove an electron from an atom. उतना आसान होगा क्योंकि उसको थोड़ी सी एनर्जी आपने दी और इलेक्ट्रॉन निकल गया. समझ में आया? ठीक है. सो साइज ऑफ एटम एंड आयोनाइजेशन एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है. सो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, राइट? एंड इट विल बी मोर इजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट एटम. आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया. समझ में आ गया? यस मैम. सेकेंड फैक्टर पे चलते हैं फिर. सो हमारा अब सेकेंड फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर जिसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, दैट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस. यानी कि मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, न्यूक्लियर चार्ज. सेकेंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज. So what is the relationship now between nuclear charge and ionization energy? So please see, nuclear charge is directly proportional to ionization energy. अगर किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज nuclear charge is inversely proportional to size. न्यूक्लियर चार्ज जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है एटम का साइज छोटा है, कम होगा, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर. एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, हमने अभी पीछे पढ़ा था, साइज डिक्रीजेस. तो साइज कम होगा,
इसका मतलब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा नियर है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो इट इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो उस न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना, उससे दूर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो इसका मतलब हुआ कि एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, आप आंसर कैसे लिख सकते हो? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज force of attraction increases, right? Hence it is difficult to remove electron from the atom. समझ में आया? So nuclear charge and ionization energy are directly proportional to each other. Nuclear charge and ionization energy are directly proportional. ठीक है? इसके अभी मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास एलिमेंट है, सॉरी एटम है सोडियम, एक मेरे पास है मैग्नीशियम, एक मेरे पास है सोडियम, एक मेरे पास है मैग्नीशियम, ठीक है, राइट? तो किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा? सोडियम मैग्नीशियम में से? सोडियम से। सोडियम से, हाँ। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज है 11, इसका न्यूक्लियर चार्ज है 12। समझ में आया? ठीक है। और वैसे भी when we move in a period, अभी हम ट्रेंड भी करेंगे, when we move in a period ionization energy goes on increasing, हाँ इंक्रीज होगी। सो मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज 12 है, तो मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना एज कंपेयर टू सोडियम इज डिफिकल्ट। दैट मीन्स मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर देन सोडियम। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, नेचुरली एटॉमिक साइज छोटा, और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट। सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर। चलिए फटाफट चलते हैं तीसरा फैक्टर जिसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, दैट इज थर्ड फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। नाउ इसका अगर मैं सीधा सिंपल समरी की फॉर्म में लिखूं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ ठीक लिखा, राइट, मैं ही कंफ्यूज हो गई। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मैंने एक समरी में लिख दिया है, आपको समझ में आया ये इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस डायग्राम पे वापस आओ। लिथियम और सोडियम के केस में, लिथियम और सोडियम के केस में दोनों में से किसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है? लिथियम, मैम सोडियम ज्यादा है। सोडियम का ज्यादा। क्यों? क्योंकि बेटा सोडियम में नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। ठीक है, सो सोडियम के केस में नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। सो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मोर विल बी द स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। जितने नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना उसका स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। यानी कि सोडियम के केस में ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये अंदर वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस और न्यूक्लियस को स्क्रीन कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। इसका मतलब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू लिथियम। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब है जब हम ग्रुप में मूव करते हैं,
from top to bottom, number of inner electron increases, hence screening effect increases. That means force of attraction between the outermost electron and nucleus decreases and the removal of electron becomes easier. Removal of outermost electron becomes easier. मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा अब, ठीक है. सो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज Yes, ma'am. प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी. मतलब यहां हम इसको इस फॉर्म में भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी. यानी जितने नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, जितने नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी एंड डिफिकल्ट हो जाएगा टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. यानी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम इजियर. ठीक है. सो मैं यहाँ पे एक लाइन भी लिख देती हूँ, नंबर ऑफ more the number of inner electrons, more the number of, लिखने में ना टाइम बहुत जाता है, number of inner electrons more will be the, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, they will screen or shield the outermost electron from the nucleus. ठीक है, राइट. इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं. सो मोर विल बी द स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेसर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी. लेसर विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी, उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी जितने नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे. ठीक है, राइट. चलो, सो ये स्टेप पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि आगे हमने ट्रेंड करने हैं, उनमें ये सारे पॉइंट्स आने हैं, कवर होने हैं. इतना आ गया, मैं आगे चलूं? अरे बोला करो. Yes, ma'am. हाँ, चलिए. फोर्थ factor is penetration effect of electron. Penetration effect of electron. इस चैप्टर को मैं आराम से इसीलिए करा रही हूं क्योंकि ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, अगर ये समझ में आ गए तो समझ लेना केमिस्ट्री आ गई. ये समझ में नहीं आए तो मतलब केमिस्ट्री नहीं आ सकती आप लोगों को. तो प्लीज कोशिश करना इसको समझने की. सो पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा नियर टू द न्यूक्लियस होंगे तो उनको निकालना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू ऐसे इलेक्ट्रॉन्स विच आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ही शेल में देखें डिफरेंट सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जाम्पल 4s 4p 4d एंड 4f. ये मैंने चौथा शेल इसलिए लिया क्योंकि चौथे शेल में s इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, p इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, d इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और f इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. तो अगर इन चारों में से मुझे देखना हो कि मैं किस इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकती हूँ, सो मोस्ट इजीली रिमूवेबल इलेक्ट्रॉन होगा f, बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द s इलेक्ट्रॉन. यानी अगर मैं पेनिट्रेशन ऑर्डर देखूं, ये वाला ऑर्डर देखूं, तो s और electrons are more penetrated towards the nucleus than p, than d, than f. समझ में आया? राइट. सो रिमूवल की किसकी इजी होगी? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑपोजिट. यानी कि 4s को निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि 4s की रिमूवल सबसे कम होगी एज कंपेयर टू 4p, एज कंपेयर टू 4d, एज कंपेयर टू 4f. बात समझ में आई कि नहीं आई?
बेटा ये यस मैम। आया, ठीक है। सो एस यस मैम। चौथा शेल इसलिए लिया क्योंकि चौथे शेल में बेटा एस भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है, एफ भी आता है, ठीक है। तो अगर आपको कंपेयर करना एस पी डी एफ में से किसको हम इजीली निकाल सकते हैं, तो एफ को सबसे इजीली निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू डी, एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू एस, राइट। और आयोनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, यानी जिसका रिमूवल इजी है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, ठीक है। जिसका रिमूवल डिफिकल्ट है उसकी आयोनाइजेशन ज्यादा। इज इट क्लियर? तो अगर हमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में से देखना है भाई किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, एस और पी, फॉर एग्जांपल एस और पी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, एस वाले की, बिकॉज एस इलेक्ट्रॉन इज मोर नियर टू द न्यूक्लियस, S electrons are more attracted by the nucleus. There is more force of attraction between the S electrons and nucleus as compared to उसी के शेल का P, as compared to उसी के शेल का D, as compared to उसी के शेल का F. Is it clear? ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। S electrons are more penetrated than P, than D, than F. यानी कि F इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर हैं एज कंपेयर टू डी, एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू एस। एस वाले बहुत न्यूक्लियस के पास हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के पास हैं, सो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। एस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू डी, एज कंपेयर टू एफ। चलिए ये हो गया चौथा पॉइंट। नाउ माय फिफ्थ फैक्टर एंड द लास्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको याद रखने के लिए बेटा सबसे पहले आपको दो कॉन्फ़िगरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। अगर किसी एटम की कॉन्फ़िगरेशन मैं यहां लिखती हूं, तीन है, सूडो फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। अगर ये तीन कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सूडो फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, तो बेटा इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट। दैट मीन्स अगर सूडो फिल्ड, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दीज विल बी हाईएस्ट। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी बाकी सबसे। सूडो फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सूडो फिल्ड कौन सी होती हैं? सूडो फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है जिनमें S में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, NS2। आप देख रहे हो, मेरा पेन देख रहे हो कहां पे मैं लिख रही हूं, NS। हाफ फिल्ड होते हैं, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP3 या N-1 D5। मैं अगले पेज पे लिखती हूँ, यहां लिखा नहीं जा रहा, एंड हो गया ये पेज। ओहो, अगला पेज ले लेती हूँ, वहां समझाती हूँ आपको। सो ये 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। सो हाफ फिल्ड एंड सूडो फिल्ड वाला मैं आपको बता दूं जरा पहले। हाँ जी, सो ओहो, हाँ जी, सूडो फिल्ड, सूडो पी साइलेंट होता है, सूडो फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसमें NS2 कॉन्फ़िगरेशन होगी। N कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, where N is the last shell number. N can be 1, 2, 3 and so on. ठीक है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जिसमें ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल NP3 N-1 D5
या N-2 F7, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस है। P में 3, D में 5, F में 7। अब फुली फिल्ड कौन सी होती हैं? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, जहां पे भी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी वहां ये कॉन्फ़िगरेशन होगी लास्ट, NS2 NP6 फुली फिल्ड। या अगर डी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, राइट, या तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, या N-1 डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या N-2 F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इनको हम कहते हैं, ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशंस है इनका हमने खास ध्यान रखना है। जहां जहां ये कॉन्फ़िगरेशंस आएंगी वहां पे इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इनके पीछे वाले एलिमेंट से ज्यादा होगी। तो जब हम पीरियड में बात करेंगे इसकी ट्रेंड की, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही थी। सो 5 फैक्टर्स कौन से हुए? नंबर 1, साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज छोटा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, मीन साइज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तीसरा फैक्टर था स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। चौथा फैक्टर पेनिट्रेशन पावर। S electrons have more penetration power than P, than D, than F. That means removal of S electrons is difficult. इसका मतलब है S electrons की ionization energy ज्यादा होगी than P, than D, than F. And last factor is configuration. Electronic configuration means जहां जहां पे pseudo filled, half filled, fully filled configuration आएगी वहां वहां उसकी ionization energy ज्यादा होगी than the its previous element. I hope इतना आपको समझ में आया? Yes, ma'am. आ गया समझ में? ओके, चलो। सो मैं फिर दोबारा से अब आ रही हूँ स्लाइड के ऊपर। ठीक है। सो ये फैक्टर्स हो गए थे। अब हम देखते हैं ट्रेंड इन ग्रुप एंड इन अ पीरियड। सो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जब हम ग्रुप में मूव करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, पीरियड में इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रुप का ट्रेंड। ठीक है। सो ट्रेंड इन अ ग्रुप। सो एज वी गो डाउन अ कॉलम, कॉलम मतलब ग्रुप। मेरी मीटिंग 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगी, फटाफट ये फैक्टर्स खत्म कर लेते हैं, ट्रेंड भी कर लेते हैं, राइट। सो एज वी मूव डाउन अ ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करेंगे या कॉलम में मूव करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, नीचे की तरफ आएंगे तो डिक्रीज होगी। क्यों? व्हाई? बिकॉज व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, राइट। और एक फैक्टर नहीं है यहाँ पे 3 फैक्टर्स लगेंगे। पहला फैक्टर एटॉमिक साइज, दूसरा फैक्टर नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है। तो 2 कारण आपने इसमें बताने हैं। पहला, एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज increases, number of inner electron increases. That means screening effect also increases. That means ionization energy decreases. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं देख लूं अगला क्या। हाँ, सो एज यू गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, लेस अट्रैक्शन, कम अट्रैक्शन हो रही है, सो इट इज इजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मैंने बाकी फैक्टर भी आपको बताए हैं। सो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लिखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। मैं फ्रेंशियम नहीं ले रही बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव। तो जैसे जैसे आप नीचे मूव कर रहे हो बेटा, आप एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। सो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है।
पहले हाइड्रोजन के केस में वो 1 फर्स्ट शेल में है, एक ही शेल में है। लिथियम के केस में वो सेकंड शेल में है, सोडियम में थर्ड, पोटेशियम में फोर्थ, रुबिडियम में फिफ्थ और सीजियम में सिक्स्थ। सो सीजियम के केस में जो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो 6वें शेल में से निकाल रहे हो, विच इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है, और इसीलिए जो सीजियम मेटल है अगर आप उसको धूप में रख देते हो तो 1 मिनट में ही जो है विद ए मिनट भी बहुत ज्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है। दैट्स व्हाई सीजियम मेटल इज यूज्ड इन सोलर सेल्स। प्लीज नोट इट डाउन। सीजियम मेटल इज यूज्ड इन सोलर सेल्स, सोलर कुकर, जितने भी सोलर की चीजें बनाने में काम आता है ये सीजियम, बिकॉज इट हैज लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। हैव यू नोटेड इट डाउन? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में से विच एलिमेंट हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? हाँ जी बताओ कौन सा? Cesium. Cesium. ठीक है, that's why this cesium is also known as most electropositive element. तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। Which is the most electropositive element in the periodic table? That is cesium. ठीक है, चलो सो आगे चलते हैं। सो इसके मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, अब ये आ भी सकता है पेपर में। विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? दैट इज सीजियम। एंड व्हाट इज इट्स यूज? इट इज यूज्ड इन सोलर सेल्स, सोलर कुकर, सोलर की कोई भी चीज बनाने के काम आता है। और क्यों? व्हाई? रीजन? बिकॉज इट हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। जस्ट आप धूप में रखो, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन। That's why it is used in solar cells or solar items, right? अब हम बात करेंगे across a period. अगर हम पीरियड में मूव करें तो मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर एक प्रॉपर्टी ग्रुप में डिक्रीज हो रही है तो पीरियड में इंक्रीज होगी, अगर ग्रुप में इंक्रीज हो रही है तो पीरियड में डिक्रीज होगी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज होती है, पीरियड में इंक्रीज होती है। यानी कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन यहां पे एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है, दैट इज जनरली। जनरली मैं इसलिए बोल रही हूं कि वैसे पीरियड में जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन बीच बीच में गड़बड़ होगी, बीच बीच में एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा। वो क्यों करेगा हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी पीरियड की जब बात करेंगे। सो व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, यानी कि देयर इज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, राइट? तो जितना आप पीरियड में जब मूव करोगे, इसके 2 कारण है, एक तो साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज साइज के ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी साइज न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप इसका रीजन, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग इन अ पीरियड जनरली, तो आप इसको बोलोगे कि एज वी मूव इन अ पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, so force of attraction between the nucleus and electron increases, so atomic size decreases, and hence the removal of outermost electron from the nucleus becomes difficult, so ionization energy increases. बात समझ में आई है आपको कि नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल्स वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बट नॉन मेटल्स डू नॉट, क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स होते हैं, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स हैं। और आपको भी मालूम है कि मेटल जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, वो गेन करते हैं। सो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं सेकेंड पीरियड ले रही हूँ,
इफ आई राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड में है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सो जनरली अगर मैं बात करूंगी तो मैं कहूंगी आयोनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस generally because when we move in a period it goes on increasing, but there are some irregularities जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। हाँ जी, सो तो नहीं गए बच्चे? आज मैं बोली जा रही हूँ, बीच में मैंने हाँ जी, जाग रहे हो सभी? जागो मोहन प्यारे, सो मत जाना। एक मिनट रह गया, उसके बाद हमारी खत्म हो जानी है क्लास। ये सारे बच्चे मेरे मोहन प्यारे ही हैं, है ना? ठीक है कि नहीं? गुस्सा तो नहीं करते मैं ऐसे बोलती हूँ जब? हैं? नो मैम। ठीक है, चलो सेकेंड पीरियड के मैं एलिमेंट्स दोबारा से लिखती हूँ। लिथियम, बेरिलियम, आप मेरे बच्चे ही हो ना सारे प्यारे प्यारे, इसलिए मैं ऐसे बोल देती हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, तो मैंने वैसे आपको क्या बोला कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये है कि आप ये समझोगे कि लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। लेकिन ऐसा नहीं है, लिथियम की कम है बेरिलियम से, बट बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से। देन बोरॉन की कम है कार्बन से, नाइट्रोजन की कम है, सॉरी कार्बन की कम है नाइट्रोजन से, लेकिन ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम है, यानी कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन ऑक्सीजन। और उसके बाद फिर फ्लोरीन की ज्यादा है ऑक्सीजन से, और नियॉन की तो बहुत ही ज्यादा है। अब ऐसा क्यों? मैंने आपको यही मैंने फैक्टर्स लिखा हुआ है ऊपर। Last factor is very important, that is electronic configuration, pseudo filled, half filled and fully filled. बच्चों जल्दी से बताओ, अगर मीटिंग एंड होगी तो 5 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन कर लोगे? जस्ट फॉर 5 मिनट्स। यस मैम। हाँ 5 मिनट के लिए कर लेना, मैं ये कंसेप्ट खत्म करा दूं, फिर कल नेक्स्ट मंडे को हम लोग मंडे को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे आ जाएंगे, फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा।